वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और यूट्यूब के आपके फेवरेट चैनल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एटम यानी परमाणु क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे, परमाणु की संरचना को बताने वाले अलग अलग जो मॉडल्स आए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, इनके बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग ऑर्बिट्स में वो किस प्रकार से होता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है ये जानेंगे। वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एटम क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दिया, जिसे डाल्टन का एटॉमिक थियरी बोलते हैं। डाल्टन के एटॉमिक थियरी के अनुसार कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और जो सबसे छोटे कण होते हैं ना वो होता है एटम। ठीक है, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो एटम होता है वह सबसे छोटा कण होता है, इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल नहीं होता है, उसे और भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि एटम्स जो होते हैं ना वो चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम में, अगर एटम में और भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसे समझाने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल आए, जिसमें सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल देने वाले थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, जिन्हें 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो जे थॉमसन ने बताया अपने थॉमसन मॉडल में कि एटम जो होता है ना, एटम वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, एटम जो होता है ना वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें अलग अलग जगह पे इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग इन्होंने बताया क्या कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं वाटरमेलन की तरह होता है या क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। वाटरमेलन यानी तरबूज, आपने देखा ही होगा। तरबूज में बीच में बीज होते हैं, छोटे छोटे काले काले बीज। ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पूरा वाटरमेलन का लाल वाला हिस्सा है अंदर, जो खाने वाला पार्ट होता है, वो पूरी तरह से वो पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में ये बताया गया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड गोले के अंदर, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है पूरा, और इसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर बताया कि पूरी तरह से ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पूरा स्फीयर, और इसमें जो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा थॉमसन ने बताया। ठीक है, और थॉमसन ने दूसरी बात ये बताई कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिव चार्ज का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए क्या होता है, ये पूरा का पूरा एटम जो होता है वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और पूरा का पूरा जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ऐसा थॉमसन मॉडल ने बताया। मगर थॉमसन मॉडल की बातें जो है सारी बातें सही नहीं हुई। आगे चल करके रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड का यानी सोने का
एक बहुत ही पतला परत लिया था, देख रहे हैं आप, सोने का बहुत ही पतला परत है। इसकी मोटाई इस सोने के परत की यानी कि सोने के इस शीट कह सकते हैं, इस शीट की मोटाई सिर्फ इतनी है कि ये 1000 एटम के बराबर है। इसकी जो मोटाई है, विड्थ, वो सिर्फ 1000 एटम के बराबर है। तो सोच सकते हैं आप कि कितनी पतली परत होगी। ठीक है, 1000 एटम का साइज बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो 1000 एटम्स के मोटाई के बराबर बस इस परत की मोटाई थी। इसीलिए तो गोल्ड फॉइल लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड ऐसा मेटल होता है जिसकी सबसे पतली परत बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें बहुत ही पतला परत चाहिए था, जितना पतला संभव हो सके, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है, और इस पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। ये जो देख रहे हैं आप रेज, ये रेज जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे जा रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये He2+ के आयंस होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, He2+ के आयंस हैं। तो ये पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन है क्योंकि रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल के अनुसार, थॉमसन मॉडल के ऊपर उनको डाउट था। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये बात मानते हुए एक्सपेरिमेंट किया कि चलिए मान लेते हैं कि जो थॉमसन जी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव चार्ज जब टकराएंगे तो रिपल्सन होगा, तो इसलिए इससे डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण पैदा होगी। कहने का मतलब है ये जो किरणें जा रही हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं अगर पूरी तरह से, जैसे कि थॉमसन ने बताया था कि एटम जो होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर किरणें जो होनी चाहिए वह इससे आर पार नहीं निकलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किरणें क्या होनी चाहिए, डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, जैसे कि ये हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये जो किरण है वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन ये किरण जो है पार हो जा रही है, ये पार हो जा रही है, ये पार हो जा रही है, और ये जो है टकरा करके उसी पाथ पर जो है लौट जा रही है, जिसको हम लोग रिबाउंड रे बोलते हैं, यानी टकरा कर वापस लौटती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, विक्षेपित होंगे, इसलिए क्योंकि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन इन्होंने देखा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है वो पार कर जा रही है। ठीक है, बहुत ही कम रेज ही जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, और बहुत ही कम, उससे भी कम 2000 कणों में से सिर्फ एक कण, 2000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा मिला जो कि टकरा करके बिल्कुल वापस लौट जाता है उसी पाथ में। ठीक है, अब बहुत ही कम रेज जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। इन सब से जो है ये बात तो गलत हो गई, थॉमसन मॉडल की बात जो है, पहली बात कि ये एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ये बात जो है वो गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा का पूरा एटम, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन रेज पार कर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ से रेज पार कर जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ से रेज पार कर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज देखिए यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है बीचों बीच से, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है बीचों बीच से, यानी कि बीचों बीच जो है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे रदरफोर्ड ने सिद्ध किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है,
रदरफोर्ड के मॉडल की प्रमुख बातें क्या थी? इनकी प्रमुख बातें थी कि एटम में ज़्यादातर जगह जो होते हैं वो खाली होते हैं। बात जो सही है कि एटम में जो है ज़्यादातर जगह जो होते हैं वो खाली ही हैं, इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल जो है आर पार कर जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस है। दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में डिफ्लेक्शन हो रही है। तीसरी बात कि एटम का जो मास होता है, पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ही कम आयतन में केंद्रित होता है, मतलब सेंटर में होता है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का और मास होता है, जो मास होता है एटम का वो सेंटर में होता है। सेंटर में इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि सेंटर पे जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं वो रिबाउंड हो जा रहे हैं, वो जो है टकरा करके लौट जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान इकट्ठा है, इसीलिए तो He2+ हेवी पार्टिकल्स ही है, हेवी पार्टिकल्स को ये जो है रिटर्न कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हेवी मास है सेंटर पे, ठीक है। तो ये जो है कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज होंगे और जितने भी मास हैं एटम के वो बीचों बीच होंगे, सेंटर में होंगे, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस बताया। क्या बताया? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि बीचों बीच, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होते हैं। और जो थॉमसन मॉडल में बताया गया था कि भाई निगेटिव चार्ज भी इम्बेडेड होते हैं, तो वो निगेटिव चार्ज कहाँ गए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इसका चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। चलो, तो कुछ बातें जो है यहाँ पे क्लियर हो पा रही है रदरफोर्ड के मॉडल से कि न्यूक्लियस जो होता है वो बीचों बीच होता है, जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसे जो है प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने पहले ही जो है H+ हाइड्रोजन प्लस का मतलब हुआ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन में इन्होंने प्रोटॉन की पार्टिकल्स देख ली थी, किन्होंने? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और बताया रदरफोर्ड ने कि ये प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, यानी सेंटर में होते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में न्यूक्लियस की खोज करने के लिए और रेडियो एक्टिविटी पे काम करने के लिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था रदरफोर्ड को, ठीक है। तो ये भी नोबेल प्राइज़ विनर है। तो इनके अनुसार कैसा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हुआ कि एटम में जो होता है बीचों बीच न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगाएंगे, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इस कंक्लूजन पे रदरफोर्ड पहुँचे। लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल का भी कुछ ड्रॉबैक है, मतलब कुछ कमियां इस मॉडल में भी है। तो वो कमियां क्या है देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां देखिए, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं। बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स के लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है, कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बिना एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। और ये एक्सेलरेशन कराने के लिए, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के लिए जरूरी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वह एनर्जी लूज करे, ठीक है। एनर्जी बना रहेगा, एनर्जी लूज करते रहेगा तब तो एक्सेलरेशन होगा, तो एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करेगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन यानी ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी घटते जाएगी तो फिर
इसका जो सर्कुलर पाथ है वो सिकुड़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, अगर रदरफोर्ड की बात माने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं तो फिर तो ऐसा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन जरूरी होता है और एक्सेलरेशन के लिए एनर्जी। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी इसकी कम होते जाएगी, घटते चली जाएगी और घटते घटते जो है और पाथ जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये है ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल की ये है कमी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, रदरफोर्ड का मॉडल जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर चक्कर लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर कौन कर पाता है? इसको क्लियर कर पाता है एक और नया मॉडल आया, नील्स बोर ने जिस मॉडल को लाया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड की मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने बोर मॉडल लाया। ठीक है, बोर मॉडल में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस बीचों बीच तो होता ही है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये ऑर्बिट का अलग अलग नाम होता है, KLM, इन्हें ऑर्बिट्स या सेल कहा गया। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, इसीलिए इनका एनर्जी लेवल जो है वो बना रहता है। और ये डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं इनके एनर्जी लेवल भी जो है वो अलग अलग होते हैं। इसका एनर्जी लेवल सबसे लो होता है, इसका एनर्जी लेवल उससे थोड़ा हाई होता है, इसका एनर्जी लेवल इससे भी हाई होता है। जैसे जैसे जो है ऑर्बिट्स आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ही हाई होते जाएगा। तो अलग अलग एनर्जी लेवल में जो है इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं अपनी एनर्जी के अनुसार। ठीक है, तो ये है बोर की जो है प्रमुख बातें। परमाणु के अंदर कुछ निश्चित ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और वे इस दौरान कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, इसलिए उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। और अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो नील बोर ने बोर मॉडल के थ्रू एक एटॉमिक मॉडल जो है, एक सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल जिसको कह सकते हैं, जो कि अभी भी माना जाता है, मान्य है, तो वो एटॉमिक मॉडल जो है नील बोर ने दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से बताने के लिए, इस पर अच्छे से काम करने के लिए 1922 में नील्स बोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो नील्स बोर ने ये एटॉमिक मॉडल सुझा दिया। इसके बाद आए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, मतलब जेम्स चैडविक ने ये बताया कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक और सब पार्टिकल होता है, तीसरा सब पार्टिकल एटम का, वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने 1932 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और उसके बाद हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं बोर एंड बरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। बोर और बरी ने सुझाया, सजेशंस दिए कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगी। 2n² के बराबर होगी, जहाँ n जो है n वो नंबर ऑफ सेल है। यानी कि अगर पहले सेल की बात करें, फर्स्ट सेल की या फर्स्ट ऑर्बिट की, जिसको हम लोग K सेल बोलते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? क्योंकि ये सेल नंबर 1 है इसलिए n बराबर 1 होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह 2 × 1 के स्क्वायर के बराबर होगी, यानी 2 होगी। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सेल में टोटल
2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, मैक्सिमम। सेकंड सेल की बात करें अगर, सेकंड सेल, तो सेकंड सेल जिसको एल सेल बोलते हैं, सेकंड सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाए तो क्योंकि सेल का नंबर कितना है 2, इसलिए n बराबर 2। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो आ जाएगा संख्या कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी कि सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। थर्ड सेल में कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से, अगर थर्ड सेल को कहेंगे m सेल, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 3 जा सॉरी, यहाँ पे नंबर n बराबर होगा 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा, और यहाँ पे 2 होगा, गलती लिख दे रहा हूँ मैं, 3n स्क्वायर नहीं होगा, 2n स्क्वायर होगा, ठीक है। 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 18, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर फोर्थ सेल का निकालें हम तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फिफ्थ सेल में निकालें अगर तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये इस रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो बोर एंड बरी ने सुझाया। तो इन्होंने सुझाया कि भाई नंबर मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स के वो इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि एटम्स के सबसे बाहरी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं अकोमोडेट हो सकते हैं। मतलब कि अगर बाहरी सेल किसी एटम में सबसे आउटर मोस्ट सेल एम सेल है, ठीक है, थर्ड सेल है, आउटर मोस्ट सेल जो है एम है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं थर्ड सेल में। लेकिन चूंकि ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके बाद आगे कोई सेल नहीं है इस एटम में, अगर ऐसा एटम है जिसमें 3 ऑर्बिट्स ही हैं, ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट जो है m है, तो लास्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि m सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये इसमें 8 हो जाएंगे तो फिर जो है आगे के जो सेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगेंगे। मतलब फोर्थ जो m के बाद आएगा ना n सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगेंगे। जब उसमें 8 कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके फिर इसमें फिल होना शुरू हो जाएंगे। इसमें 8 से 9 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, इसमें 18 होने लगे। लेकिन लास्ट वाला ऑर्बिट जो होना चाहिए ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बात इन्होंने बताया कि एक ऑर्बिट भर जाने के बाद ही नेक्स्ट लेवल का जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल का जो ऑर्बिट है वो तभी भरेगा जब उसके पहले वाले सारे ऑर्बिट्स भर जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें जो है इन्होंने बताया। बोर एंड बरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम जान गए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट के अलग अलग ऑर्बिट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि वैलेंसी क्या होता है, यानी संयोजकता क्या होती है। यह एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मतलब कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कोई भी एटम जो होता है ना, वो उसके आउटरमोस्ट शेल ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से फील हो। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो उस एटम को हम लोग कहते हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन ये देखिए सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल में सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन वही आर्गन जो होता है, आर्गन के आउटरमोस्ट शेल में, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आर्गन जो होता है वह स्टेबल है, स्टेबल कहा जाएगा। लेकिन ये जो एटम्स होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, ये दूसरे एटम से जाकर के रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे एटम से जाकर के बॉन्ड बना लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो ये डोनेट कर देते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, और स्टेबल हो जाते हैं। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से गेन करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, वही नंबर जो है उस एटम की वैलेंसी कहलाएगी।
यानी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से हो क्या जाएगा कि अब इसके 2 ही ऑर्बिट रह जाएंगे, 2 ही सेल रह जाएंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यही इसका आउटरमोस्ट शेल होगा। आउटरमोस्ट शेल में अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जो Na यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा वो बनेगा Na+। ठीक है, सोडियम आयन बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। पहले क्या था, जब सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है उसे भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम है, तभी तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज अब इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम प्लस जो होगा ना वो किसी एटम से मिल करके दूसरे एटम से, दूसरे किसी सब्सटेंस के किसी एटम से मिल करके अपने आप को स्टेबल करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 कहलाएगी। इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 1। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कहलाएगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनेगा क्या, Mg2+ बनेगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, और बनाएगा Al+3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास 2 ही ऑर्बिट रह जाएगा, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सल्फर क्या करेगा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, कहीं दूसरे एटम से ले लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले करके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में अब इसके पास 3 ऑर्बिट ही रहेंगे, लेकिन जो आखिरी ऑर्बिट है, लास्ट वाला सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका कंडीशन जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले लेगा। ठीक है, ये दोनों लेने का काम कर रहे हैं, ये दोनों तीनों जो है देने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता तब भी इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बनस्पत। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बनस्पत। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है लेना आसान है, बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज करें। ठीक है, तो जो आसान काम है वो करता है। अब सिलिकॉन का एग्जांपल देख लेते हैं। सिलिकॉन के पास जो है कंडीशन कुछ और है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर इसको आउटरमोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा करना है, इसको 8 बनाना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इसका आउटरमोस्ट शेल यही रह जाएगा दूसरा ऑर्बिट, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो भी 8 हो सकता है आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन की है। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव +4 या -4 कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिलिकॉन या कार्बन जैसे एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि 4 इलेक्ट्रॉन देने या 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये क्या करते हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं।
ठीक है। शेयरिंग आगे जो है हम लोग केमिकल बाउंडेशन जब पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है ना, इसको जेड से डिनोट करते हैं और ये किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उसका एटॉमिक नंबर उतना ही कहलाएगा। जैसे सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। 11 इसलिए है क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर। तो यानी कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी होती है, दोनों का सम होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ करके जितना आएगा, मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जितना होगा और न्यूट्रॉन जितना होगा, उन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो उससे हम लोगों को किसी भी एटम का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। जैसे क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होंगे ना, तो 17 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होती है। तो इस तरीके से अगर हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर निकालें, एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालें, तो वो हो जाएगा 17 प्लस 18 मतलब 35। तो ज़्यादातर क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 35, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, समझ गए, ठीक है। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों नहीं लेते हैं। एटॉमिक मास जब कैलकुलेट कर रहे हैं ये मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन का नंबर तो लेते हैं और न्यूट्रॉन का नंबर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं लेते हैं। एटॉमिक मास मतलब कि एटम का मास, एटम का वजन। तो प्रोटॉन का जितना वजन होगा और न्यूट्रॉन का जितना वजन होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे ना तो एटॉमिक मास आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वजन क्यों नहीं ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो एटम का ही पार्ट है। तो देखिए इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जिसको हम Me- से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन के 2000 भागवे के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जितना मास प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का वजन जितना होता है, द्रव्यमान जितना होता है, उसका 2000 भाग कर दीजिएगा ना, तो जो आएगा वैल्यू वो होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है एटॉमिक मास निकालने के लिए प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या है ये देखते हैं। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेज डिफरेंट हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक एटम जो होते हैं वो आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इन तीनों में आप देखिए जो प्रोटियम है, प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक मास चेंज है, 2 है।
और ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, 3 है, ठीक है। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स हैं, इन तीनों एटम में एटॉमिक मासेज अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये कहलाएंगे आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14 में कहते हैं, ठीक है। कार्बन 12 में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 12 होता है, और इसमें एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14 होता है। तो एटॉमिक मास यहाँ भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों भी क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आइसोटोप्स का एग्जाम्पल एक और है क्लोरीन। क्लोरीन में, इस क्लोरीन में क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन एटॉमिक मास 37 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स है, ठीक है। जब आइसोटोप्स क्या होते हैं बेसिकली नेचर में, जब भी नेचर में देखा गया कि हाइड्रोजन जो होते हैं ना, हाइड्रोजन के 99% एटम्स 99% मात्रा में, मतलब 99% से भी ज़्यादा हो सकता है, मात्रा जो होती है प्रोटियम की होती है। मतलब कि हाइड्रोजन ऐसे होते हैं एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। ऐसे 99% कैसे होते हैं। कुछ एटम ऐसे भी पाए गए हाइड्रोजन के जिनमें एटॉमिक मास जो है 2 है। एटॉमिक मास 2 होने का कारण है कि प्रोटॉन की संख्या 1 रही होगी न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन की भी संख्या 1 रही होगी, तो एटॉमिक मास 2 हो गया। इसमें प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या तो न्यूक्लियस में 1 रही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, न्यूट्रॉन है ही नहीं उसमें, केवल प्रोटॉन है तो 1 है, ठीक है। इसमें ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 हैं, और जबकि प्रोटॉन 1 है न्यूक्लियस में। तो कुछ एटम्स ऐसे पाए गए जिनमें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1, टोटल मतलब एटॉमिक मास 2 है। और कुछ एटम्स ऐसे पाए गए हाइड्रोजन के जिनके एटॉमिक मास 3 पाए गए, ठीक है। ये बहुत कम पाए गए, ठीक है। तो नेचर में ऐसे पाए जाते हैं, और भी रिसर्च किया गया, और भी खोज किया गया, तो पाया गया कि कार्बन में भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कार्बन में मतलब ज़्यादातर केसेज में जो है होता क्या है कि एटॉमिक मास 12 भी होता है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी पाए गए जिनके एटॉमिक मास 14 होते हैं, ठीक है। कार्बन 14 जो होता है ना, ये आइसोटोप, इसका यूज भी है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ मात्रा ऐसे पाए गए एटम के जिनके कि एटॉमिक मास कुछ हैं, और उनके कुछ एटम्स ऐसे पाए गए जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, तो फिर हम एटॉमिक मास क्या लें उनका, ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास किसे माने। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन नेचर में 3:1 के रेशियो में इस तरीके से पाया जाता है, मतलब कि क्लोरीन 35 3 भाग में और क्लोरीन 37 1 भाग में पाया जाता है। कहने का मतलब रैंडमली अगर 4 हम पार्टिकल उठाते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 3 पार्टिकल जो होंगे वो क्लोरीन 35 होंगे और 1 पार्टिकल क्लोरीन 37 होगा। तो एक्चुअल क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास हमको मानना हो कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, तो हम कौन सा मानेंगे, 35 मानेंगे या 37 मानेंगे। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इसको क्लोरीन के ही एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। नेचर में क्लोरीन जो है वो 35 वाला क्लोरीन 3 पार्ट में पाया जा रहा है और 37 वाला 1 पार्ट में पाया जा रहा है। तो अगर टोटल 4 पार्ट हैं तो उसमें 3 पार्ट 35 के और 1 पार्ट 37 के हैं, तो इनका एवरेज इस तरीके से निकाल लेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाई 3, 37 मल्टीप्लाई बाई 1, दोनों का सम करके और उसको डिवाइड कर दिए 4 से, तो जो आया 35.5 यूनिट, यही इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मतलब क्लोरीन का एटॉमिक मास ये माना जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एटॉमिक मास 35.5 दिया रहता है। तो वो कैसे आता है, वो एटॉमिक मास जो है एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, और ये इस तरीके से आया, ठीक है। आइसोटोप्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ आइसोटोप्स जो है ना वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम का एक आइसोटोप ऐसा होता है जिसका रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज होता है, रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका यूज कैंसर के इलाज में होता है। इसी तरीके से आयोडीन का एक आइसोटोप है जिसका यूज जो है ग्वाइटर रोग में होता है,
मतलब ग्वाइटर रोग से निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक में आयोडीन लेते हैं ना, वो आयोडीन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं तो हम गलगंड यानी ग्वाइटर रोग से, घेंघा रोग से बच पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन 14, कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 14, जिसका यूज जो है आर्कियोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, उनका एज निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इतिहासकार जो है किसी खुदाई से प्राप्त जो अवशेष होते हैं उनका एज पता करने के लिए, वो कितना पुराना है लगभग, उसे पता करने के लिए कार्बन 14 आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं, यानी संभारिक क्या होते हैं, ठीक है। तो संभारिक जो होते हैं ना, वो दो ऐसे एटम होते हैं जिनके कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहते हैं, लेकिन एटॉमिक मास सेम होते हैं। ऐसा कंडीशन पाया गया आर्गन और कैल्शियम में, पाया गया कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का 40, ठीक है। आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40। तो ऐसा अगर कंडीशन हो कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो दो एटम का, तो वो दो एटम्स आपस में आइसोबार्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो, अगर कोई भी किसी प्रकार का क्वेरी हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, या आप हमें कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं, ओके। कॉल करने का नंबर ये है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, साइंस का एक नया टॉपिक रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।